दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। अभी कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे, अखबारों में भी खबर छपी है कि उत्तराखंड में देहरादून का जो टेम्परेचर है कई सालों का उसने रिकॉर्ड तोड़ा है। और अमूमन जितने भी समाज सेवी हैं, चाहे वो विपक्ष है, तो इस बात को उठाता रहा है क्योंकि हमने सहस्त्रधारा रोड पर देखा है जो तमाम वहाँ पर पेड़ कटे हैं। आजकल खलंगा में वहाँ पर पेड़ काटने की जो बातें चल रही है, तो कहीं ना कहीं अगर इसकी गहराई में हम लोग जाएं तो हमें पता चलेगा कि जो सरकार की योजनाएं जो बनाई हुई थी, किस प्रकार से उन पर पलीता लगाया जा रहा है अभी। उसका नुकसान जो है वो आम आदमी को झेलना पड़ रहा है। तकरीबन 15 लाख की आबादी पूरे, अगर देहरादून की मैं मानूं, देहरादून शहर के आसपास की, तो यही मामला आज कांग्रेस ने भी उठाया है। आज कांग्रेस ने बड़ी पीसी इसके ऊपर करी है। अभिनव थापर जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता। सर, आज एक पीसी आपने करी है और उसमें आपने कुछ अधिसूचना का भी जिक्र किया है 1989 का, और तमाम आपने जो यहाँ का पॉल्यूशन स्तर जो बढ़ा है उसका भी जिक्र किया है। और अखबारों में तो हम खबर देख ही रहे हैं कि जिस प्रकार से पॉल्यूशन स्तर यहाँ पर बढ़ रहा है, गर्मी इतनी हो रही है, पसीने अभी भी आपको आ रहे हैं, इतना गर्मी हो रही है, भले ही हम यहाँ पे अभी उसमें बैठे हुए। क्या कुछ था पूरा मामला ये? देखिए, ऐसा है, जैसा कि आपको पता है, दून घाटी अधिसूचना 1989, दून वैली एक्ट 1989, इंदिरा जी जब यहाँ आई थी देहरादून मसूरी, उन्होंने देखा था लाइमस्टोन माइनिंग वगैरह होती है, तो उसका फिर कुछ पर्यावरणविद से उनका डिस्कशन हुआ। फिर उन्होंने कहा इसको, ये घाटी बचाने की ज़रूरत है क्योंकि ये इको सेंसिटिव जोन था। सिस्मिक फोर्स यानी कि चूना इको सेंसिटिव जोन था। इस पे एक PIL थी सुप्रीम कोर्ट में। 1988 में उस PIL का रिजल्ट आया। उसको कंटेस्ट में लेते हुए, उसका सब लेते हुए भारत सरकार ने 1989 में एक एक्ट बनाया, दून वैली नोटिफिकेशन एक्ट। ये एक्ट आपको यमुना से लेके गंगा तक, तो आप डाक पत्थर, विकास नगर, कट्टा पत्थर, आप ऊपर आ जाओ, इधर सहसपुर हमारा, ये देहरादून, डोईवाला, ऋषिकेश, इधर मसूरी, और इधर टिहरी का जो नीचे का इलाका है, नरेंद्र नगर से लगता है उडारना, जो भी इलाका है, ये थोड़ा टिहरी डिस्ट्रिक्ट भी इसमें टच करता है। तो ये पूरा एक दून वैली माना गया। ये इको सेंसिटिव जोन है। यहाँ पे सिस्मिक जोन 4 में ये जगह आती है। यहाँ पे लाइमस्टोन माइनिंग बहुत होती थी। यहाँ पे माइनिंग को बचाने के लिए, रेड कैटेगरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन ना हो, ये सब के लिए कि यहाँ की आबो हवा रहे। और खाली आबो हवा नहीं, अगर ये सब होगा तो ये सब सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। पूरे माउंटेन यहाँ फ्रेजाइल है, कमज़ोर माउंटेन है हमारा जो ये वैली है, देहरादून वैली जो है, ये कोलैप्स कर जाएगा। तो लाखों लोग यहाँ, और प्लस पूरी आबो हवा, पर्यावरण, बहुत बड़ा एक इकोलॉजिकल बैलेंस इस जगह जो करती है। ये चला 1989 और 2024 में। आप खुद समझ जाओ कि आज इस देहरादून की धरती पे पॉपुलेशन का लोड 89 में ज़्यादा था या 2024 में ज़्यादा है। अब AQI उस समय ख़राब था, उसके की AQI ठीक होगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स एक मापदंड है जिससे हम पोल्यूशन को, पर्यावरण को नापते हैं। वो AQI को ठीक करने के लिए उन्होंने 1989 में एक्ट लगाया। आज AQI भारत सरकार की रिपोर्ट ये कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत सरकार की रिपोर्ट, ये जो MOEF के द्वारा कराया गया सर्वे है, देहरादून पूरे देश के 10 सबसे पोल्यूटेड शहर में से है। टॉप 10 सबसे बुरी जो प्रदूषण की स्थिति है, हमारा PM10 जो आपकी ऑप्टिमम लेवल है उससे 3 गुना ज़्यादा है। मतलब जहाँ तक होना चाहिए उससे 3 गुना ज़्यादा है। तो ऐसे बहुत सारे उसमें है, लगभग 60 पेज की रिपोर्ट है। तो वो रिपोर्ट हमने अध्ययन किया। उसके बाद हमने एक प्रोग्राम पता किया भारत सरकार का। आप आश्चर्यचकित हो गया मैं तो, मतलब ये सरकार, इतनी बड़ी दिलेरी है इस धामी सरकार की कि ये मोदी के खिलाफ भी जाने को कोई गुरेज नहीं है इनको। मोदी जी ने 2019 में भारत सरकार ने NCAP का प्रोग्राम निकाला। अच्छा। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ये प्रोग्राम है जो पूरे देश में 131 सिटीज़ का चयन हुआ, बेस्ड ऑन देयर एयर क्वालिटी इंडेक्स, बेस्ड ऑन देयर पोल्यूशन, बेस्ड ऑन द सिनेरियो, मतलब कैसे वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, उस पे ये 2019 में एक प्रोग्राम हुआ। 131 शहरों का चयन हुआ। 10,422 करोड़ रुपए खर्चा किए गए इन शहरों की हालत सुधारने के लिए। जैसे आप कह रहे हैं ना, गर्मी है, तो कैसे यहाँ का एयर पोल्यूशन कम हो, कैसे चीज़ें रहने लायक हो। तो उसमें उत्तराखंड के 3 शहर है, देहरादून, ऋषिकेश, काशीपुर। आश्चर्यजनक रूप से इस दून वैली में वो दोनों शहर पूरे आते हैं, देहरादून और ऋषिकेश। देहरादून नगर निगम और ऋषिकेश नगर निगम का पूर्ण क्षेत्र इस दून वैली घाटी के अंदर आता है। तो ये 2 शहर पे एक तरफ तो भारत सरकार ने 68 करोड़ रुपए खर्च दिए कि यहाँ की आबो हवा ठीक हो। उत्तराखंड में 2 शहर खराब है, रिपोर्ट्स बन रही हैं, ये सब बन रहा है। 68 करोड़ रुपए किस चीज़ पे खर्च? 68 करोड़ रुपए इन्होंने कहा है कि हम एयर क्वालिटी इंडेक्स प्रोग्राम पे हमने खर्च किया है
कि शहर में प्लांटेशन करेंगे, ये सब करेंगे। अब वो अच्छा। प्लांटेशन पे हमारे यहाँ खलंगा कोई हाँ, एक हाँ। 2000 पेड़ काट 2000 रहे पेड़ हैं, काटने उसका इनको कोई नज़र हाँ। नहीं आ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ जो स्टेट गवर्नमेंट है हाँ। वो इतनी रैम्पेंट हो चुकी है, जो केंद्र सरकार के या तो ये नियम पढ़ नहीं रहे हैं हमारे अफसर और हमारे क्योंकि नेता। हमने देखा है जो सहजदारा रोड पे था वहाँ का टेम्परेचर जिस समय हम जाते थे पहले और अब के टेम्परेचर में बड़ा जमीन आसमान का फर्क पड़ गया है। जो वहाँ पुराने लोग हैं खुद कहते थे कि पहले यहाँ जब हम शहर से जाते 3-4 डिग्री कम होता हाँ, था, शहर से 3-4 डिग्री कम होता झारखंड था। का कम होता था, हाँ। ठीक है, दिलाराम का टेम्परेचर कम होता था। आप और ऊपर चले जाओ तो राजपुर का तो 5 डिग्री टेम्परेचर कम होता था, जहाँ से आप मसूरी के लिए मुड़ते हैं वहाँ तो 4.5-5 डिग्री का टेम्परेचर का फ़र्क होता था। और जिस देहरादून में जब हम स्कूल में पढ़ते थे ऐसी इतने पसीने वाली गर्मी कभी नहीं आई। हाँ। स्कूल टाइम में बहुत बढ़िया यहाँ पे प्लेजेंट वेदर होता था। देहरादून वैली इसलिए लोग कहते थे, यूपी के बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े लोग यहाँ पे इसको रिटायरमेंट एरिया बना रखा था। लोगों ने अपने घर बनाए, वसंत विहार में बनाए, राजपुर रोड में बनाए, अलग अलग जगह बनाए। तो हम तो छोटे से हमने जो देहरादून देखा है वो पिछले 22-23 साल में हमारी पॉपुलेशन आई। टिहरी डैम बना तो कुछ टिहरी के लोग यहाँ विस्थापित हुए इस घाटी में, तो वो सब भी है, पॉपुलेशन का लोड तो है। पर हमने इस पर कितना अत्याचार किया वो हम देखो। आज सरकार ने इसको पूरा किल कर दिया और आप हैरान होंगे, ये देवभूमि है, ऋषिकेश पौराणिक शहर है हमारा, माँ गंगा वहाँ से जाती है। मोदी जी कहते हैं मुझे माँ गंगा ने गोद ले लिया। मोदी जी कहते हैं उस माँ गंगा की छाती पे स्लॉटर हाउस बनाएंगे। ये जो चिट्ठी लिखते हैं ये भारत सरकार को, ये लेटर लिखते हैं 4 जुलाई 2023 को, ये भारत सरकार का लेटर है। मैं आपके दर्शकों को दिखा दूँ। स्लॉटर हाउस में बी क्लासिफाइड एज रेड कैटेगरी विच इज़ टू बी मेड परमिसिबल इन दून वैली। ये लिखते हैं। स्लॉटर हाउस जिनको नहीं पता, कसाई खाना, बूचड़ खाना जिसको कहते हैं, जानवरों को मारने का घर, वो ऋषिकेश, देहरादून, विकास नगर, सहसपुर में बनाना चाहते हैं स्लॉटर हाउस। ये क्रैशर करना चाहते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे बहन है, ये माइनिंग करना चाहते हैं, ये बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लाना चाहते हैं। अच्छा, जो इन्होंने बनाया हुआ था अधिसूचना 1989 की, उसको आपने बताया कि खत्म करने का बिल्कुल खत्म कर उसको दिया निष्क्रिय कर दिया। उसमें ऐसा था, उस अधिसूचना में आपको कोई भी काम करना है तो आपको भारत सरकार से परमिशन लेनी होगी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास इतने आप सिस्टम कहो या इतना मैकेनिज्म नहीं होता कि वो उस लेवल तक जाके देख सके कि आपकी इकोलॉजी का जो रिपरकशन है वो कैसे पड़ेगा। जैसे मानो अगर आज दून वैली कोलैप्स कर जाती है तो खाली देहरादून के लोगों का नुकसान थोड़ी होगा, यहाँ से लेके और कश्मीर तक और आप जो है मणिपुर तक तबाही मच जाएगी। एक सिस्टम होता है ना। आज अगर हम कह रहे हैं मालदीव सबमर्ज होने वाला है, सेव वाटर, या वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कि मालदीव जो है सिंकिंग हो रहा है जैसे विदेश में है, तो आज अगर मालदीव डूब जाएगा तो थोड़ी टिहरी बहुत खुश रहेगा। प्रॉब्लम तो ग्लोबल वार्मिंग की है ना ये, तो जैसे हम बात करते हैं, तो उसलिए वो भारत सरकार जानी थी कोई भी रिपोर्ट, तो भारत सरकार की एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कमेटी है, वो अपने लेवल पे करेगी। इन्होंने यहाँ उसका एक ऑफिस खुलवा दिया भारत सरकार के एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का, कुछ जुगाड़ से कर दिया। कोई भी अभी तक दून वैली के कोऑर्डिनेट्स एरिया डिफाइन नहीं है कोई कहीं पे। यहाँ पे इन्होंने कहते हैं बॉयलर लगा दिया ऊपर नरेंद्र नगर के थोड़ा नीचे, अभी ये भी मेरे को पता चला है पोल्यूशन डिपार्टमेंट वालों ने उसको एनओसी दी है। किस किस लेवल पे ये काम कर रहे हैं आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जिस जगह को बचाने के लिए देश की प्रधानमंत्री ने, जिस जगह को बचाने के लिए कई सरकारों ने, संसद ने एक एक्ट पास किया, उस एक्ट को कई सरकारों ने, ये मैं खाली कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, इंदिरा जी ने किया तो अटल जी ने भी हटाया नहीं, मोदी जी ने भी नहीं हटाया। मोदी भी उस पर काम कर रहे थे एनकैप प्रोग्राम पे, पर इन्होंने कोई गोलमोल करके ये चिट्ठी भेज के एमओईएफ से चिट्ठी निकाली 21 दिसंबर 2023 को शासनादेश कि ये निष्क्रिय कर दिया गया है। स्टेट को पावर है, स्टेट जो चाहे बिल्डिंग पास करे। आप सोचो यहाँ का एमडीडीए ने मास्टर प्लान बनाया, उस मास्टर प्लान को एक घिल्डियाल जी हैं, पूर्व टाउन प्लानर हैं, उन्होंने चैलेंज किया तो मास्टर प्लान स्टे हो गया 2018 में। हाई कोर्ट ने स्टे किया कि आप बना ही नहीं सकते, ये इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो आपको भारत सरकार से लेने पड़ेंगे दून वैली एक्ट के कारण। तो वो मास्टर प्लान उन्होंने, खैर सरकार है, सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई और वो स्टे हो गया। आज भी वो केस पेंडिंग है, दून वैली से रिलेटेड केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आपने दून वैली एक्ट ही हटा दिया, ठीक है। दून वैली से जो उसकी रीजनिंग थी बनाने की, हम आज कोई काम कर रहे हैं उसका रीज़न है। अगर आज हम उस काम को देशकाल परिस्थिति में हटाएंगे तो उसकी रीज़न अलग होगी ना। लेकिन सर इसमें सवाल ये भी उठता है, क्योंकि आप विपक्ष से आते हैं, कि जो विकास हो रहा है फिर विकास किस तरीके से होगा अगर पेड़ नहीं काटे जाएंगे। जो अमूमन सवाल रहते हैं या जो बोलते हैं कि भाई जब पेड़ नहीं काटेंगे या मान जो सड़क चौड़ीकरण करनी हो जैसे सहस्त्रधारा में किया है, विकास फिर रुक जाएगा।
देखिए, विकास के नाम पे आप विनाश नहीं कर सकते। डेवलपमेंट हैज़ टू बी सस्टेनेबल। अगर आप कहीं पे 4 पेड़ काट रहे हैं तो आपको 10 पेड़ का एफॉरेस्टेशन का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। आप कोई भी काम कर रहे हैं बट आप उसको डेवास्टेटिंग नहीं कर सकते, आप उसकी तबाही नहीं ला सकते। ऐसा बनाना जरूरी है पर्यावरण और विकास के बीच, स्पेशली इस फ्रेजाइल जोन में। आप सिस्मिक जोन 4 में रह रहे हो, आपको पता है देहरादून में फॉल्ट लाइन्स जाती हैं। उस फॉल्ट लाइन का कोई इनको पता भी नहीं है। इनको मैंने आरटीआई लिया एमडीडीए से, इनको पता ही नहीं है फॉल्ट लाइन होता क्या है। वाडिया वालों से आप पूछो, फिर मैंने वहाँ से रिकॉर्ड निकाला है। फॉल्ट लाइन्स वो लाइन है जो धरती का एक कमजोर स्तर हो जाता है, जहाँ से वो आपका अकर करता है अर्थक्वेक, जहाँ से भूकंप आने की संभावना है। उन फॉल्ट लाइन्स पे आप कंस्ट्रक्शंस कर रहे हो, ठीक है। आप सिस्मिक जोन 4 में कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ये देहरादून दून घाटी का तो पूरा एरिया सिस्मिक जोन 4 में आता है। आप उस पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। आप यमुना वैली है, आप उसको बचाने की आज देखो। इधर गंगा घाटी है, गंगा की तरफ अभी हमारी प्रेस में जयेंद्र अमोला जी बता रहे थे कि पूरे उत्तराखंड का सबसे बड़ा कूड़ा घर आप घुसते साथ गंगा के मुंह पे लगा रखा उन्होंने। तो मतलब शहरी विकास मंत्री वहाँ पे है, ट्रिपल इंजन की सरकार। वहाँ मेयर भी, शहर में भी हमारे यहाँ मेयर गामा थे अभी, और मुख्यमंत्री धामी जी थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। ट्रिपल इंजन की सरकार है यहाँ, वहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार है। ऋषिकेश में भी मेयर, विधायक, मंत्री और एमपी सब इन्हीं के हैं। डबल क्या, ट्रिपल इंजन की सरकार में भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और बीजेपी वोट मांगती है देवभूमि के नाम पे, बीजेपी वोट मांगती है कि इन्होंने तो ऐसा कर दिया। और ये कसाई खाना कौन खोल रहा है? स्लॉटर हाउस की परमिशन आप ऑन रिकॉर्ड दे रहे हैं लिख के, उस धरती में जहाँ पे गंगा है, उस धरती में जहाँ पे जमुना है। और लोगों को कह रहे हैं अब रील मत बनाओ मंदिर में। उनको उनका धर्म ऐसे, मतलब उन पे इस तरीके से आप बंदूक तान रहे हैं। आप अपनी, अगर आपका यात्रा का फेलियर है तो आप उन पे इस तरीके से काम कर रहे हैं। आप पे पत्रकारों पे मुकदमा लिखाया जा रहा है कि आपने लिख दिया 25 किलोमीटर में 20 घंटे लग रहे हैं या 50 घंटे लग रहे होंगे। लग ही रहे हैं, जब जाम लगेगा तो लगेंगे। बिल्कुल। मैं खुद अभी 1-2 हफ्ते पहले गया हूँ ऋषिकेश, क्या नाम है, नटराज चौक से लेके और मुनि की रेती तक 3.5 घंटे में पहुंचा हूँ। कितनी देर है नटराज चौक से मुनि की रेती? मैं खुद उस दिन मैं खुद ही ड्राइव कर रहा था, 3.5 घंटे में। अभी क्या चल रहा है इस मामले में? अभी आपने कुछ सेंटर में कुछ चिट्ठी वगैरह लिखी है? मैंने इसमें मोदी जी को लेटर लिखा है, प्रधानमंत्री कार्यालय इस पे एक्टिव हुआ है। मेरे से लेटर लिख के और फैक्ट्स मांगे गए हैं, मैंने वो फैक्ट्स उनको जमा किए हैं। 1988 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिया है, एनकैप प्रोग्राम की डिटेल्स बताई हैं, देहरादून ऋषिकेश की मैंने कोऑर्डिनेट्स बताए हैं। देहरादून ऋषिकेश का जो एरिया इन्होंने एनकैप प्रोग्राम में ले रखा है वो पूरा ही दून वैली का पार्ट है, ये बताया है। उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने MOEF को इस पर लिखा है। MOEF ने 13 फरवरी को, बहुत फास्ट एक्शन हुआ है, मैंने 8 फरवरी को चिट्ठी लिखी थी, 13 फरवरी को MOEF भारत सरकार ने, वन और पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार ने हमारे PCCF को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, उत्तराखंड को चिट्ठी लिखी है कि ये बहुत सीरियस मैटर है, इसको आप देखिए, इसको होल्ड पे कीजिए और रिपोर्ट्स दीजिए। अभी तक कोई रिपोर्ट जमा नहीं हुई है। अभी मैंने RTI वगैरह भी लगाई, रिपोर्ट की कॉपी मांगे, कोई रिपोर्ट नहीं है। ये सब लगे, आप देखिए फॉरेस्ट फायर हुआ, ठीक है, फॉरेस्ट फायर हुआ, इनका एक्शन, इनका एक्टिविटी क्या थी? जीरो। फॉरेस्ट फायर रुका कैसे? कोई मीटिंगों से थोड़ी रुका, इंद्र देवता की कृपा हुई, बारिश हुई, 2 दिन फॉरेस्ट फायर रुक गया। तो ये सब भगवान भरोसे चल रहा है। केंद्र सरकार के इन्वॉल्वमेंट के बाद, MOEF की चिट्ठी के बाद भी ये काम इन्होंने होल्ड पे रखा है, ये काम ये कर नहीं रहे हैं। इसका मतलब राज्य सरकार या तो किसी प्रेशर में ये काम कर रही है, किसी व्यक्ति विशेष के, या किसी लालच में ये काम कर रही है कि देहरादून घाटी के 15 लाख लोग जो इस घाटी के आसपास के रहते हैं, उनकी जान माल को तो छोड़ो, पर्यावरण को तो छोड़ो, ये जो इनके आका हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके के भी खिलाफ जाने को ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस काम को मैं जानने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आप लोगों के थ्रू अवेयर किया कि पब्लिक को पता चले। और हमारा अगला स्टेप होगा, हम जन जागरण करेंगे, हम सड़कों पे निकलेंगे, हम न्यायालय तक जाएंगे और इस दून घाटी को जो नष्ट करने का, जो निष्क्रिय करने का ये जो शासन आदेश है, इसको वापस लेने की कार्रवाई हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा सेंसिटिव मुद्दा आपने उठाया है और खाली ये भाजपा और कांग्रेस तक सीमित नहीं है, क्योंकि आम जन का, क्योंकि जो गर्मी भाजपा वालों को लगती होगी वो कांग्रेस वालों को भी लगती है, लेकिन बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। जो उन्होंने पूरा अधियाचन जो निकाले हैं, जो पूरे नियम, दून घाटी के जो नियम पहले बने हुए थे, उसको किस प्रकार से निष्क्रिय किया जा रहा है, तमाम ये बातें हमें भी सोचनी है, क्योंकि ये दिख भी रहा है। अमूमन जो अब मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि अखबारों में भी खबरें हैं कि कई सालों का रिकॉर्ड गर्मी ने तोड़ा है, तो शायद यही कारण है, जो अधिनियम बनाए हुए थे उनका पालन नहीं हो पा रहा है, जिस प्रकार से पेड़ काटे जा रहे हैं। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक यू।